आइए आज ट्रांसलेशन में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। बड़े बड़े वाक्य जो आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस से ही रहते हैं, क्योंकि सिंथेसिस में आप इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े वाक्य इसमें जोड़ के बनाए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि देखिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो ये तीन प्रकार के क्लॉज से जो है इसके कंजक्शन जुड़े रहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिंदी होती है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। अब देखिए, अब हम देखेंगे नाउन क्लॉज के द्वारा वाक्य जुड़ा रहता तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो ये नाउन क्लॉज वह सभी कार्य करेगी जो एक नाउन करता है, एडजेक्टिव क्लॉज वह सभी कार्य करेगी जो एक एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब क्लॉज वो सभी कार्य करेगी जो एक एडवर्ब करता है। तो हम एक एक क्लास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, फिर अगली क्लास पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले नाउन क्लास। अगर किस तरह के वाक्य को नाउन क्लास में आएंगे उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। चलिए पहले रूल देख लेते हैं, ताकि आपको उदाहरण तब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। संज्ञा उपवाक्य नाउन क्लास में नाउन का काम करता है, यानी नाउन क्लास नाउन का कार्य करता है। नाउन की भांति या किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि इतना जान लीजिए। अब पहली बात तो ये जान लीजिए क्लाज किसे कहते हैं। क्लाज जो है, देखिए, प्रिंसिपल क्लाज एक होती है वो बिना कंजक्शन के रहती है, उसके अलावा कोऑर्डिनेट क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, दो प्रकार की क्लाज, तीन ही प्रकार की क्लाज होती है: प्रिंसिपल क्लाज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज। ये दोनों कंजक्शन से जुड़ी रहेंगे और ये विदाउट कंजक्शन, ठीक है, विदाउट कंजक्शन के रहती, ठीक है, कंजक्शन विदाउट कंजक्शन, बिना कंजक्शन के रहती है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, आश्रित संयोजक, ठीक है, उसी वही जो है नाउन क्लाज होता है। ठीक है, वही आश्रित संयोजक तीन प्रकार के होते हैं: नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लाज। तो नाउन क्लाज वह सीधी सी बात है भाई, सबऑर्डिनेट क्लाज है तो वो किसी कंजक्शन से रहेगी और वो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। ठीक है, जिसे किसी बड़े वाक्य के भाग को क्लाज कहते हैं। तो बड़ा वाक्य रहेगा तो उसमें कम से कम दो क्लाज रहेंगे, जो है कंजक्शन से रहेगी और एक बिना कंजक्शन के। बिना कंजक्शन वाले को प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे, कंजक्शन से जो रहेगी वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है। लेकिन नाउन रहेगा तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि नाउन भी किसी का सब्जेक्ट हो सकता है, तो नाउन क्लाज भी हो सकता है। जो वाक्य एक दो रहेंगे अभी नाउन क्लाज अभी हम पढ़ देंगे। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन क्लाज, 3 और 4 उदाहरण देखेंगे। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, 5वां 6वां उदाहरण इस तरह से दिया जाएगा। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जैसे नाउन आ सकता है तो नाउन क्लाज भी आ सकते हैं। वर्ब का कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, पूरक हो सकता है। नाउन का केस इन पोजीशन हो सकता है। नाउन केस इन पोजीशन मतलब समान की स्थिति, जो शब्द किसी नाउन की पोजीशन को क्लियर करता है उसे हम केस इन पोजीशन कहते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। और नाउन क्लाज में प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य बन जाता है। उदाहरण नंबर 4 में पढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसे कोई प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, जब नाउन क्लाज बना दिया जाएगा तो नाउन क्लाज के कंजक्शन से जुड़े रहे, कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब लिखा जाता है, तो इसलिए वो साधारण वाक्य सर टू सेंटेंस बन जाता है। जैसे इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट के नियमों का पालन क्योंकि हम करते हैं तो इसलिए वो सर टू बन जाता है। चलिए अब देख लेते हैं संज्ञा, एक एक उदाहरण सहित समझते हैं। नाउन क्लाज नाउन का कार्य करता है। नाउन की भांति या किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन की तरह किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है नाउन क्लास। जैसे वाक्य 1 और 2 देखते हैं, 1 और 2। जैसे मुझे मालूम है वह क्या करेगा, तो वह क्या करेगा, व्हाट ही विल डू इज नोन टू मी, मुझे मालूम है। तो यह इस तरह से जो है वह क्या करेगा, इसके अंग्रेजी लिखेगा व्हाट ही विल डू, उसके बाद इज नोन टू मी माने मुझे मालूम है। अब अभी सोच देंगे कि मुझे मालूम है वह क्या करेगा, इसके बाद में क्यों नहीं लिखे। तो इसमें ग्रामर का एक रूल होता है कि जैसे ये इज क्या है, आपका वर्ब है, तो वर्ब का सब्जेक्ट हमको लिखना है। तो वर्ब का सब्जेक्ट अगर हम व्हाट ही विल डू लिखेंगे तो वह क्या करेगा, तो यही जो कंजक्शन शुरू रहती है उसी को नाउन क्लास कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट ही विल डू आपका ये पूरा इज वर्ब का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये, और इसको कहते हैं हम नाउन क्लास। अगला है, यह निश्चित है कि वह नहीं आएगा, तो दैट ही विल नॉट कम, कि वह नहीं आएगा, तो कंजक्शन से जो जुड़ा है वही नाउन क्लास है। इज सर्टेन वन निश्चित है, दैट ही विल नॉट कम इज सर्टेन मतलब निश्चित है कि वह नहीं आएगा, या यह निश्चित है कि वह नहीं आएगा। यह की अंग्रेजी इट नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रामर का एक रूल है कि नाउन क्लास के पहले इट, ठीक है, इट दिस
दस, दैट या सो, ये 5 शब्द जो है नाउन क्लास के पहले नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दिस की अंग्रेजी हिंदी ही आएगी, तब भी हम नहीं लिखेंगे। अगर हम इसको यह लिखेंगे, यह निश्चित है, इट इज़ सर्टेन दैट, अगर मान लीजिए लिख दिए इट इज़ सर्टेन दैट, तब दैट ही विल कम नॉट कम, तो इज के पहले इट आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा। इट सब्जेक्ट ना आके पूरा नाउन क्लास हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए रूल में दिया गया ना कि भाई सब्जेक्ट तो हो सकता है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। 3 और 4 उदाहरण। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, देखिए उसने कहा कि हरी पास हो गया है, तो ही सेड दैट, उसने कहा कि हरी पास हो गया है, मतलब हरी हैड पास्ड। अब एक बात ध्यान देनी, यहाँ है भले आगे गया है तो हैज पास नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेड पास्ट टेंस है, तो जब पास्ट टेंस रहा था तो दैट के बाद भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट के नियम का पालन करते हैं। भाई ये अगर दैट के पहले ये रिपोर्टिंग पर पास्ट में, तो रिपोर्टेड को पास्ट बदल देते हैं। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है इसी को प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। आई डू नॉट नो माने मैं नहीं जानता हूँ। वेयर ही लिव्स माने कि वह कहाँ रहता है। की कहाँ करेंगे, वेयर ही लिव्स माने वह रहता है। अब यहाँ देखिए ना कि वेयर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब लिखा जाएगा, तो इस तरह से ये साधारण क्लास हो जाता है जब कंजक्शन से जोड़ा जाता है। ठीक है, कि वह कहाँ रहता है, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, साधारण वाक्य, क्योंकि साधारण वाक्य में वेयर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आता है। यही आपको यहाँ देखिए पढ़ाया गया था, रूल नंबर 2 में बताया गया, नाउन क्लास में प्रश्नवाचक वाक्य साधारण वाक्य बन जाता है, जैसे वाक्य नंबर 4। ठीक है, और ये भी देखिए बताया गया है कि नाउन क्लास किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे 5 और 6 देखते हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वाला उदाहरण देख लेते हैं। जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो, इसकी अंग्रेजी को पे अटेंशन माने ध्यान दो, टू व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर, टू माने के लिए या उस पर। ठीक है, पे अटेंशन टू, उस पर ध्यान दो, किस पर, व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूँ। तो व्हाट माने जो कुछ भी होता है, तो यहाँ टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, तो व्हाट आई से जो है ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से व्हाट आई से ये आपका नाउन क्लास है, नाउन क्लास किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगला वाक्य, जो कुछ तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। आई डू नॉट रिलाई ऑन माने पर, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, किस पर, व्हाट यू से, जो कुछ तुम कहते हो। अब इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ऑन एक का प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद व्हाट यू से आपका नाउन क्लास है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, इस तरह से नाउन क्लास ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है नाउन क्लास, वर्ब का कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, जैसे 7 और 8 उदाहरण देख लेते हैं। वर्ब का कम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है देखते हैं। माने कम्प्लीमेंट माने होता है पूरा। अब देखिए, मेरा भय है कि वह कहीं अनुत्तीर्ण ना हो जाए। माई फियर इज दैट ही मे फेल, मेरा भय है कि ही मे फेल, वह अनुत्तीर्ण ना हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, माई फियर इज मेरा भय, पता नहीं क्या भय, वाक्य का कंप्लीट सेंस नहीं लिखा रहा, पूरा नहीं हो पा रहा अर्थ। अगर हम ये लिख देंगे दैट ही में फेल, कि वह फेल हो सकता है, कि वह कहीं फेल ना हो जाए या फेल हो सकता है, तो ये आपका नाउन क्लाज हो गया। दैट इज वर्ब का जो है ये दैट ही में फेल नाउन क्लाज एज ए कम्प्लीमेंट आपका आ गया। अगला है, सत्य है कि वह एक चोर है। द ट्रूथ इज माने सत्य है, पता नहीं क्या सत्य है, तो अर्थ अधूरा है, तो अब हम दैट ही इज ए थीफ लिख देंगे कि वह चोर है, तो वाक्य पूरा हो गया, इसको हम कम्प्लीमेंट कहेंगे। देखिए आगे जो है कह रहे हैं कि नाउन क्लास केस इन ए पोजीशन होता है, 9वां 10वां उदाहरण है। केस इन ए पोजीशन माने समान स्थिति, जब जो शब्द किसी नाउन की पोजीशन को क्लियर करता है उसको हम केस इन ए पोजीशन कहते हैं। अब जैसे यह समाचार कि वह मर गया है सही नहीं है। द न्यूज माने यह समाचार, दैट ही डाइड कि वह मर गया है, इज इनकरेक्ट गलत है या सही नहीं है, बात एक ही बात। इज नॉट करेक्ट लिखे या इज इनकरेक्ट, बात एक ही बात। अब एक बात ध्यान देना, यह समाचार के दिस न्यूज़ नहीं लिखा गया, क्योंकि हम आपको बताए थे कि दैट से नाउन क्लास है, और नाउन क्लास के पहले दिस, इट, दैट, सो, ठीक है, ये सब नहीं लिखता, इसलिए दिस या इट नहीं लिखते हैं। द न्यूज़, कोई आर्टिकल हम लगा सकते हैं कि द न्यूज़ दैट माने वह समाचार की या यह समाचार की, ही डाइड वो मर गया, इज इनकरेक्ट। अब इसमें जानते क्या है, ये द न्यूज़ जो है ये प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है, और दैट ही डाइड आपका नाउन क्लास है, और ये इज इनकरेक्ट जो है, इज जो है ये प्रिंसिपल का क्लास का वर्ब है, इनकरेक्ट ऑब्जेक्ट ये कम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगला है, तुम्हारा कथन कि सोहन पागल है गलत है। योर स्टेटमेंट, तुम्हारा कथन दैट सोहन इज मैड कि वह सोहन पागल है, इज रॉन्ग गलत है। तो दैट सोहन इज मैड आपका नाउन क्लास है, योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग जो है आपका
ये प्रिंसिपल क्लास है पूरा। योर स्टेटमेंट प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट इज रंग उसका अन्य शब्द है, वर्ब और उससे रिलेटेड कम्प्लीमेंट या नाउन आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितने उदाहरण थे सब बता दिए गए, इसके रूल्स भी बता दिए। अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 31 को पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आंसर बोल रहा हूँ, मिला लीजिए। ये इसी पर आधारित है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। मुझे बतलाओ कि वह कहाँ रहता है। तो मुझे बतलाओ कहेंगे जी टेल मी वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। पहले वेयर लिखेंगे कि कहाँ का अंग्रेजी, और उसके बाद सब्जेक्ट ही रहना का अंग्रेजी लिव्स होता है, ठीक। फुल स्टॉप करेंगे। अगला है, क्या तुम जानते हो कि मोहन एक गरीब लड़का है। इसकी अंग्रेजी होगा क्या, नहीं सॉरी, तुम जानते हो, क्या नहीं लगा, यू नो, तुम जानते हो, उसके बाद दैट लगा देंगे, दैट, उसके बाद मोहन इज ए पुअर बॉय, मोहन एक गरीब लड़का है। जो कुछ उसने कहा मैं, ठीक है, यहाँ देखिए और वाक्य, जो कुछ उसने कहा सत्य था, ये है वाक्य पूरा। जो कुछ उसने कहा सत्य था, तो वाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा वाज ट्रू, वाट ही सेड कामा वाज ट्रू, जो कुछ उसने कहा सत्य था, तो वाज का सब्जेक्ट वाट ही सेड हो जाएगा पूरा, नाउन क्लॉज। चौथा वाक्य, मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा या कि, ठीक है। व्हेन ही विल कम, व्हेन के बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर विल कम लिखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि सुरेश एक अच्छा लड़का है। एवरी स्टूडेंट नोज, क्या नो डब्ल्यू एस, नोज मीन्स जानता है, दैट मीन्स कि सुरेश एक अच्छा लड़का, सुरेश इज ए गुड बॉय, सुरेश इज ए गुड बॉय। उसका कथन कि उसने घड़ी चुराई सही नहीं, सही है। उसका कथन माने हिज स्टेटमेंट कि उसने घड़ी चुराई, दैट ही स्टोल द वॉच, सही है, इज करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद अब भी इज करेक्ट पहले कामा लगा देंगे, जैसे यहाँ लगा। मैंने हरी से पूछा कि उसकी उम्र क्या है, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हरी, मैंने हरी से पूछा कि उसकी उम्र क्या है, तो की के साथ क्या है, तो ठीक है, कि उसकी उम्र क्या। देख एक बात जान लीजिए कि उम्र पूछने के लिए क्या, ये अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, हाउ लिखते हैं। आई आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड लिखते हैं, कि कितना उम्र, हाउ ओल्ड, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे ही, इज नहीं लिखेंगे, वाज लिखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लिखे हैं आई आस्क्ड, पास्ट टेंस लिखे हैं ना, उसके बाद हाउ ओल्ड, ये आपका कंजक्शन काम करेगा, हाउ ओल्ड ही वाज, कि हाउ ओल्ड मतलब इसको हमसे आपकी उम्र कितनी है, तो कितनी है या आपकी उम्र क्या है, ये हमारी भाषा है हिंदी, तो क्या और कितनी चाहे जो भी रहे, लेकिन हाउ लिखते हैं, हाउ ओल्ड उम्र पूछने के लिए लगता है, हाउ ओल्ड कंजक्शन के रूप में लगता है, ही इसका वाज रहेगा आस्क्ड के नाते। मुझे यह विश्वास है कि वह तुम्हारा भाई है। आई बिलीव दैट, ठीक है, विश्वास मतलब वही बिलीव होता है, या किताब में दिया भी है विश्वास करना, ये दिया। आई बिलीव दैट या आई एम सर्टन दैट भी कह सकते हो, मुझे निश्चित हूँ या मुझे विश्वास है। आई एम श्योर दैट भी कह सकते हो, श्योर माने विश्वास होना, पक्का विश्वास होना, क्या जो भी कह सकते हो। आई बिलीव दैट या आई एम श्योर दैट या आई एम सर्टन ऑफ दैट, हाँ वह तुम्हारा भाई, दैट की कहेंगे दैट हो जाएगा, दैट ही इज योर ब्रदर। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, इसकी अंग्रेजी होगा व्हाट यू डिड विथ मी, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे बुलाया नहीं जा सकता, कामा करके लिखेंगे कैन नॉट बी फॉरगॉटन, ठीक है। व्हाट यू डिड विथ मी कैन नॉट बी फॉरगॉटन, तो कैन नॉट आपका वर्ब जो है व्हाट यू डिड विथ मी हो जाएगा आपको। आगे है मुझे, ठीक है, एक बात ध्यान देना, बुलाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी फॉरगॉटन होगा, क्यों, क्योंकि ये वाक्य पैसे हुआ है, इसमें किताब में दिया भी गया है, इसलिए देखिए कैन नॉट बी फॉरगॉटन, व्हाट यू डिड विथ मी कम कैन नॉट बी फॉरगॉटन। मुझे आशा थी कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। मुझे आशा थी मतलब आई होप्ड, मुझे आशा थी, दैट मीन्स कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, यू वुड पास, यहाँ बिल नहीं वुड कर देंगे क्योंकि होप्ड है ना, अब होप्ड जो है पीछे पास्ट टेंस है, तो इसलिए आई होप्ड दैट यू वुड PASS पास, पास माने उत्तीर्ण होना या सफल होना।
तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको अगली वीडियो में एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया जाएगा, उसका एक्सरसाइज कराया जाएगा, फिर एडवर्ब क्लास। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ग्रामर का पूरा आपको एक्सीलेंट आपको कवर कराया जा रहा है। जो भी एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा अपलोडेड हैं, जो कुछ छूटी हैं वो भी रिवीजन में आ जाएंगे। और 1 अप्रैल से फिर किताब भी आपकी हर क्लास की चलते लगेंगी, 10 और 12 की। बाकी कंपटीशन लेवल की भी ग्रामर वीडियो में एक पार्ट बनाया हूँ और दूसरा लेसन भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा आपको कल तक। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।